जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। पटल पर एक श्रोता की संख्या दिखाई दे रही है। आप अब दो हो गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर सरोजनी तना बहन हमें दिखाई दी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे चित्र और मेरी आवाज़ के बारे में आप अपनी। नमस्कार डॉक्टर सरोजनी तना। फेसबुक पटल पर मैं सोहनलाल शर्मा प्रेम वीर प्रसवनी भूमि राजस्थान के भरतपुर जिले के डी कस्बे से आपके समक्ष हूँ। डॉक्टर सरोजनी तना जो कि इस पेज की एडमिन हैं, उनके इस स्नेहल आमंत्रण पर मैं आपके समक्ष हूँ। एक दो हमारे और मित्र जुड़ जाएं और मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं। मेरठ से संचालित यह पेज डॉक्टर सरोजनी तना फेसबुक पेज, जिसके 2800 से ऊपर 2800 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, ऐसे शानदार पेज पर मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं बहन का और पटल के समस्त सदस्यों का जो इसे पसंद करते हैं। श्रीकांत जी सक्सेना हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माँ शारदे की वंदना के साथ अपने काव्य पाठ को आरंभ कर रहा हूं। आपकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कि मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मात कृपा बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। बर्मा साहित्य प्रचार मंच के एडमिन भाई रामजी लाल सिंह जी हमसे जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माँ से प्रार्थना करता हूं, बागेश्वरी से, कि हे माँ तो मुझे अपना बना ले और अपना बनाने से पहले मुझ पर अपनी कृपा की बरसात कर दे, कृपा बना दे। जब मेरी माँ मुझ पर कृपा बना देगी तो मैं उससे 3 वरदान मांगूंगा, 3 बात अपनी रखूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरी मनोरथ, उन तीनों को 3 बंदों में प्रो करके आपके समक्ष रखता हूं। मैं क्या चाहता हूं मेरी मां से कि छंद दोहे चौपाई की सब, छंद दोहे चौपाई की सब, कि छंद दोहे चौपाई की सब, छंद दोहे चौपाई की सब, ABCD सिखा दीजिए, ABCD सिखा दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए,
बना लीजिए। दूसरी मेरी ख्वाहिश, दूसरा मेरा मनोरथ आपके श्री चरणों में रखता हूँ, दूसरे बंद में पिरोकर रखता हूँ, माता रानी के श्री चरणों में रखता हूँ कि राह सच्ची पे चलता रहूं, राह सच्ची पे चलता रहूं, कि राह सच्ची पे चलता रहूं, राह सच्ची पे चलता रहूं, ऐसा मंत्र सिखा दीजिए, ऐसा मंत्र सिखा दीजिए। मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। भागेश्वरी मातेश्वरी से ना मैं धन चाहता हूं, ना दौलत चाहता हूं, ना जमीन चाहता हूं, ना जायदाद चाहता हूं। मेरी अंतिम ख्वाहिश, सबसे महत्वपूर्ण ख्वाहिश मैं आपके समक्ष रखता हूं कि देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, कि देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, ऐसा ऐसा जज्बा जगा दीजिए, ऐसा जज्बा जगा दीजिए। देश सेवा ही करता रहूं, ऐसा जज्बा जगा दीजिए। मातु कृपा बना दीजिए, मातु कृपा बना दीजिए। जय मां शारदे। मां शारदे के श्री चरणों में नमन वंदन अर्चन करने के बाद मैं मेरे काव्य गुरु आदरणीय परमादरणीय स्वर्गीय गोपाल प्रसाद जी मुदगल, जो कि ब्रज भाषा के एक मूर्धन गीतकार, मूर्धन विद्वान थे, दर्जनों पुस्तक जिन्होंने लिखी, दर्जनों उपन्यास जिन्होंने लिखी, ब्रज भाषा में लिखी। रेणु शर्मा बहन मेरी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से। रेणु शर्मा श्रद्धा, देश की बहुत अच्छी श्रेष्ठ कवित्री हमारे समक्ष है। मैं प्रणाम करता हूं बहन आपको। मैं अपने काव्य गुरु को प्रणाम करता हूं, उनकी काल्पनिक छवि के समक्ष अपना सिर झुकाता हूं और अपनी बात आरंभ करता हूं। मित्रों, एक दो मुक्तकों से आपसे जोड़ता हूं। बहुत सरल सरल सी बात मैंने अपनी भारतीय संस्कृति की जोड़ने की कोशिश की है मेरे मुक्तकों में। पहला मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं, और पहला मुक्तक भी वो मुक्तक जो जीवन का पहला मुक्तक मैंने लिखा, आज से बहुत पहले लिखा, शायद 1994 में लिखा। उस मुक्तक को आपके समक्ष रखता हूं। आदरणीय रूपचंद जी शास्त्री जैसे मूर्धन विद्वान मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं आपको वंदन करता हूं, आपके चरणों में सिर झुकाता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे सुनने आए हैं कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता, कि पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता, और ईश्वर की मूरत से बेहतर कोई चित्र नहीं होता, कि ईश्वर की मूरत से बेहतर कोई चित्र नहीं होता,
कि आते हैं अच्छे विचार तब जब मन होता है निर्मल, और देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता, कि देशभक्त से बढ़कर जग में उच्च चरित्र नहीं होता, और पुस्तक से बढ़कर जीवन में कोई मित्र नहीं होता। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। आज 6 बजे कई मेरे मित्रों के कार्यक्रम भी हैं। जो मेरे बट में आएंगे वो मेरे साथ आएंगे, कुछ वहां सुन करके भी आएंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। मैं दूसरा मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। मित्र की परिभाषा देने की कोशिश की है। मित्रों, आप सब जानते हैं मित्र किसे कहते हैं। आप जैसे बड़े आदमी कोई छंद में कहता है इस बात को, कोई दोहे में कहता है। मैं एक मुक्तक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मित्र किसे कहते हैं। कि विपदा में जो साथ खड़ा हो सच्चा मित्र कहता है, कि विपदा में जो साथ खड़ा हो सच्चा मित्र कहता है, और बिना कहे जो समझे मन की सच्चा मित्र कहता है, कि बिना कहे जो समझे मन की सच्चा मित्र कहता है, कि दुश्मन से भी ज्यादा घातक, कि दुश्मन से भी ज्यादा घातक स्वार्थग्रस्त हैं सब अपने, और कड़वी बात समक्ष करे वो सच्चा मित्र कहता है, कि कड़वी बात समक्ष कहे वो सच्चा मित्र कहता है, और विपदा में जो साथ खड़ा हो सच्चा मित्र कहता है। एक और मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद आपको एक गीत सौंपता हूं। कि सच कहने से सदा सभी के कद ऊंचे हो जाते हैं। गणेश प्रसाद जी, गौतम प्रगेश मेरे बहुत अच्छे मित्र आ गए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे गीतकार हैं आप, आपको कई बार सुना है। बहुत शानदार मुक्तक आप पढ़ते हैं, बहुत शानदार गीत पढ़ते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कि सच कहने से सदा सभी के कद ऊंचे हो जाते हैं, और गलती को स्वीकार करे जो देवदूत बन जाते हैं, कि गलती को स्वीकार करे जो देवदूत बन जाते हैं, कि किसी और मंसूबे से तो अपना खुद का लक्ष्य चुनो, कि किसी और मंसूबे से तो खुद का अपना लक्ष्य चुनो, और लक्ष्य के हेतु अंगूठा देकर, लक्ष्य के हेतु अंगूठा देकर एकलव्य बन जाते हैं, कि लक्ष्य के हेतु अंगूठा देकर एकलव्य बन जाते हैं, और सच कहने से सदा सभी के कद ऊंचे हो जाते हैं। मित्रों, एक गीत आपको सौंपता हूं। बाबाओं का जमाना है। कुछ बाबा जेल में हैं, कुछ बाबा हमारे देश के अंदर हैं, बाहर हैं। एक बाबा को तो अभी कल परसों एक आजीवन कारावास हुआ।
एक युवक बाबा के पास पहुंचा, ऐसे ही ढोंगी बाबाओं के पास दुनिया जाती है पूछने के लिए, जब हम पे कोई आफत आती है, हम जब असफल हो जाते हैं तो बाबाओं के शरण में जाते हैं, उनसे तावीज़ बनवाते हैं, गंडा बनवाते हैं, उनसे टोट के पूछ के आते हैं, और ऐसे ऐसे टोट के बाबा बताते हैं, टेलीविजन पे आते हैं कि आप कैसा पर्स रखते हैं, कि बाबा काला रखता हूँ। नहीं नहीं, काला मत रखो, ब्राउन रखो। इन टोटकों के सारे जिंदगी की लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते मित्रों। मैं एक युवक पहुंचा एक बाबा के पास कि बाबा मुझे एक नौकरी दिलवा दो। तो बोले बेटा कितना पढ़ा है तू? क्या? बोले बीए पास हूं बाबा। बोले एक बार दोबारा बीए कर। बोले बाबा दोबारा बीए करने से क्या होगा? कि तू डबल बीए हो जाएगा, बीए हो जाएगा, तू स्वयं ही बाबा हो जाएगा, फिर तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी, तेरे यहाँ नौकर रहेंगे। वो ढोंग हमारे देश में आज भी है। हम अंधविश्वास को छोड़ें। एक आह्वान गीत, एक प्रेरणा गीत मैं आपके समक्ष रखता हूं। कि राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं में स्वयं, व्यर्थ के आंसुओं में स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी। हम जब भी असफल हों, अपना धैर्य नहीं खोमें और अधिक परिश्रम करें। पहला बंदा आपके समझ कि खोज में तू स्वयं की निकल, देखे संसार तुझको सकल। पंख खोलो उड़ाने भरो, मन को यूं न करो तुम बिकल। मन को यूं ना करो तुम बिकल। चलना अंगारों पे ही तुझे, चलना अंगारों पे ही तुझे। यहाँ शीतल बिछोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं, स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। दूसरा बंद रखता हूं कि सोचते हो संभालेंगे बे टोटकों के सहारे जो। क्या पता उन टोटकों के सहारे जो हमको जिंदा रखना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो संभालेंगे हमारी जिंदगी को। कि सोचते हो संभालेंगे वो टोटकों के सहारे जो। क्या पता उनको गहराई का खुद नदी के किनारे जो, जो खुद नदी के किनारे जो। सामना खुद को करना यहाँ, सामना
खुद को करना यहाँ, कोई छुपने का कोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। तीसरा बंद रखता हूं। लगातार काव्य पाठों की मार गले को सहन करनी पड़ रही है साहब। अभी पिछले सप्ताह तो ये हुआ कि 7-8 दिन लगातार संडे टू संडे लगातार मेरे कार्यक्रम थे, और एक दिन तो 3 कार्यक्रम थे। मना किसको करे, लेकिन गले पर असर, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। फिर मैं प्रयास कर रहा हूं कि हार कर तुम क्यों सोते रहे, थाम किस्मत को रोते रहे। चाहिए था जकड़ना समय, फिर क्यों पल पल को खोते रहे। फिर क्यों पल पल को खोते रहे। तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ। अगली पंक्ति संभालना। बहुत अच्छी पंक्ति, मैंने जीवन में एक पंक्ति शानदार लिखी है कि तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ, मंजिलें जादू टोना नहीं। तपना खुद ही पड़ेगा यहाँ, मंजिलें जादू टोना नहीं। राह जब भी हो कांटों भरी, अपने धीरज को खोना नहीं। व्यर्थ के आंसुओं से स्वयं स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। स्वप्न पन्ने भिगोना नहीं। अपने धीरज को खोना नहीं। मित्रों, दीपावली आ रही है। दीपावली के दिन हमारे राम, श्री राम, हमारी आस्था के प्रतीक अपने अयोध्या में वापस आए थे। अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने घी के दीपक जलाए और राम राज आरंभ हुआ। उस रामराज की हम कल्पना करते हैं साहब, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में रामराज आवे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे लक्षण उस युग के मानव के से एक भी नहीं है, तो एक कवि चिंतन करता है कि रामराज कैसे आ जाएगा। कई बात कहने की कोशिश की है, मैं एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखता हूं। ताजा तरीन है, मुश्किल से 15-20 दिन पुरानी है, 1-2-4 पटलों पर मैंने पढ़ी है। हमारे देश का माहौल आज इस तरह का है मित्रों कि लगातार भारतीय संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। और एक नेता ने तो हद कर दी, एक बहुत वरिष्ठ नेता साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का, जो अभी संसार में नहीं है, उसने तो भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार दिया, कि वह भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया कि श्री राम हुए ही नहीं। तब मैं कुछ बात करना चाहता हूं। सत्यनारायण जी तिवारी हमसे जुड़ गए हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। गीता द्विवेदी जो जुड़ गई हैं, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। सत्यनारायण तिवारी लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं। भाई गणेश जी हमें जुड़ रहे हैं। मेरी पत्नी रजनी शर्मा मुझसे जुड़ गई हैं। बहन रेणु श्रद्धा हमसे जुड़ी हुई है। बहन तना हमसे जुड़ी हुई है। सत्यनारायण से हमसे जुड़े हुए हैं। 5-6 लोग हमारे बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हमसे जुड़े हैं। बड़े आराम से आप सुने। मैं वो रचना रखता हूँ कि कैसे कह दूं राम राज फिर आएगा इस माटी पर, कि कैसे कह दूं
कि राम राज फिर आएगा इस माटी पर, और शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर, कि शायद युद्ध लड़ा जाएगा फिर से हल्दी घाटी पर। वो तो युग दूजा था जिसने राम राज का वरण किया, वो तो युग दूजा था जिसने राम राज का वरण किया। और अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया, कि अब तो घर घर के रावण ने जनक सुता का हरण किया, कि हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते हैं। हमारा इतिहास साक्षी है साहब, कि हम युगों युगों से क्षमा अहिंसा की परिभाषा जीते हैं। वसुधा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा को एक परिवार बनाने की अभिलाषा जीते हैं। हमने अंत से अपनाया, हमने अंत से अपनाया हर एक आताताई को। विदेश से बहुत बहुत से लोग आए, आतंकवादी दादा आए, हमारी फूट का फायदा उठाया और हमारे देश के सम्राट, हमारे देश के बादशाह, हमारे देश के लॉर्ड बन गए। कि हमने अंत से अपनाया हर एक आताताई को, और बार बार ही माफ किया है आतंकी परछाई को, कि बार बार ही माफ किया है आतंकी परछाई को। पर अब तक जो करते आए वो आगे ना चल पाएगा, पर अब तक जो करते आए वो आगे ना चल पाएगा। और क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर तुमको छल जाएगा, क्षमा दान देने पर दुश्मन फिर तुमको छल जाएगा। कि हे वीर शिवाजी के वंशज, मैं युवा शक्ति को आह्वान करता हूं कि हे वीर शिवाजी के वंशज, अब पाठ पढ़ाना ही होगा। कि हे वीर शिवाजी के वंशज, अब पाठ पढ़ाना ही होगा। और धर्म सनातन की रक्षा हित शस्त्र उठाना ही होगा, धर्म सनातन की रक्षा हित शस्त्र उठाना ही होगा, धर्म सनातन की रक्षा हित। मेरे सामने 2-3 मित्र और जुड़ गए हैं। संजय शर्मा प्रिंसिपल साहब भरतपुर से जुड़ गए, मैं आपका स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जो कि ब्रज साहित्य मंच मथुरा उत्तर प्रदेश के एडमिन हैं, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। मेरे बहुत देश के बहुत ख्यातनाम गजलकार और गीतकार मेरे बड़े भाई प्रकाश चंद जी पारासर मुझसे जुड़ गए हैं। मैं आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अभी एक भाई हमें जुड़े हैं गीतकार, मैं नाम पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, मैं दोबारा बोल दूंगा, मैं फिर भी उनको नमस्कार करता हूं। वो गीतकार हैं, प्रकाश चंद जी आ गए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं मित्रों। एक और 2 मुक्तक आपको और देता हूं और उसके बाद फिर आपको गीत से जोड़ता हूं। मेरा नाम उपनाम प्रेम है। प्रेम शीर्षक से एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। देश का बहुत बड़ा गीतकार मेरा भतीजा मनोज मनु पाराशर मेरे समक्ष है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कि हर घड़ी हो प्रेम दिल में और प्रेम का ही नाम हो, कण कण प्रेम में हो, पूरी वसुंधरा प्रेम में हो, कहीं कोई झगड़ा, कहीं रार, कहीं द्वेष बिल्कुल नहीं हो, ये चाहता हूं। कि हर घड़ी हो प्रेम दिल में और प्रेम का ही नाम हो, और प्रेम से संवाद सबसे, के प्रेम से संवाद सबसे, प्रेम से हर काम हो, के प्रेम से संवाद सबसे, प्रेम से हर काम हो। कि जिंदगी को प्रेम में, कि जिंदगी को इस तरह तुम प्रेम में देना डुबा, कि प्रेम
कि जिंदगी को इस तरह तुम प्रेम में देना डुबा, कि प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो, कि प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो, कि हर घड़ी हो प्रेम दिल में प्रेम का ही नाम हो। हमारे दो प्रमुख त्योहार हैं, होली और दिवाली। मैंने कल्पना की है कि हमारा प्रत्येक दिन होली और दिवाली से पूर्ण हो। मैंने कुछ आकांक्षाएं, कुछ अभिलाषाएं की है, ईश्वर के समक्ष रखी हैं कि मेरा देश कैसा हो, कि कोई युवक ना बैठे ठाली, ऐसा मेरा भारत हो, कि कोई बेरोजगारी नहीं हो, हमारे हर युवक काम करे, पैसा कमावे, अपने गृहस्थ को अच्छी तरह चलावे, कि कोई युवक ना बैठे ठाली, ऐसा मेरा भारत हो, और सजी रहे हर एक की थाली, ऐसा मेरा भारत हो, कि सजी रहे हर एक की थाली, ऐसा मेरा भारत हो, कि भ्रष्टाचार मिटे विकास की गंगा पहुंचे जन जन तक, भ्रष्टाचार भी मिट जाए और विकास भी हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, कि भ्रष्टाचार मिटे विकास की गंगा पहुंचे जन जन तक, कि दिन में होली रात दिवाली, ऐसा मेरा भारत हो, कि दिन में होली रात दिवाली, ऐसा मेरा भारत हो, और कोई युवक ना बैठे ठाली, ऐसा मेरा भारत हो। गीतकार कन्हैयालाल जी स्नेही देश के बहुत बड़े गीतकार हमारे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी अनमोल भी हमें सुन रहे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं ये समझता हूं कि मेरा गला आज गीत वीत गाने लायक शायद नहीं है, फिर भी मैं एक गीत गाता हूं, कोशिश करता हूं उस गीत की। मेरा गला अगर साथ दे जाता है तो मैं आपको सुनाता हूं, अन्यथा मैं आपको आज भरपूर व्यंग रचनाएं सुनाऊंगा। एक रचना बहुत शानदार, बिल्कुल नई तरोताजा, मुझे एक डायरी में मिल गई, 1994 में लिखी थी। मैं उसको पहले उसको सुनाता हूं। आप एक अनूठी रचना है मित्रों। अब तक हम जितनी भी रचनाएं सुनते हैं वो कुर्सी के ऊपर सुनते हैं। कुर्सी पर हमने बहुत कुछ लिखा, कुर्सी की लड़ाई होती है, कुर्सी राजनीति की तरफ बढ़ते हैं तो कुर्सी को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन मैंने महत्व दिया है मेज को। मेज के ऊपर आज तक कलम नहीं चली मित्रों। पहला प्रयास मैं कर रहा हूं कि किस्सा कुर्सी का सुनते चले आए, कि किस्सा कुर्सी का सुनते चले आ रहे, मेज का परिचय तक न कराया नहीं, मेज का परिचय तक भी कराया नहीं। कुर्सी मेज की होती है अर्धांगिनी, कुर्सी मेज की होती है अर्धांगिनी, मेज बिन कुर्सी होती सुहागिन नहीं, मेज बिन कुर्सी होती सुहागिन नहीं। मेज का महत्व इससे आंक लीजिए, मेज का महत्व इससे आंक लीजिए, किसी कुर्सी के आगे से मेज खींच लीजिए, किसी कुर्सी के आगे से मेज खींच लीजिए, मेज हटते ही एक खाली पंसा आ जाएगा, मेज हटते ही एक खाली पंसा आ जाएगा। कुर्सी का रूप अजीब व आवरण विहीन हो जाएगा, कुर्सी का रूप अजीब व आवरण विहीन हो जाएगा। जहां देखो वहीं कुर्सी की लड़ाई होती है, जहां देखो वहीं कुर्सी की लड़ाई होती है। लेकिन वह लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं, वह लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं, उस मेज के लिए होती है। हकीकत में उस मेज के लिए होती है जो उसके आगे बिछी होती है। हर जगह कुर्सी की लड़ाई होती है, लेकिन यह लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं, हकीकत में उस मेज के लिए होती है।
जो मेज उसके सामने बिछी होती है, किसी अधिकारी के सामने रखी मेज, मैं कल्पना की है, आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। किसी बड़े अधिकारी के सामने रखी हुई मेज, किसी अधिकारी के सामने रखी फोन, कॉलवेल, महंगे कलमदान तथा गुलदस्तों से डेकोरेटेड सनमाइका मेड, फोन, कॉलवेल, महंगे कलमदान तथा गुलदस्तों से डेकोरेटेड सनमाइका मेड विशाल मेज को हटाइए। अधिकारी के सामने की मेज को हटाइए, विशाल मेज को हटाइए, विशाल मेज को हटाइए। उसके स्थान पर किसी बाबू की छोटी सी दराजहीन मेले कुचैले मेजपोश से ढकी ढेर सारी फाइलों से लदी टूटी सी मेज को लगाइए। बाबू की छोटी सी दराजहीन मेले कुचैले मेजपोश से ढकी ढेर सारी फाइलों से लदी टूटी सी मेज को लगाइए। अब तुम दोनों कुर्सियों की पोजीशन का आंकलन कीजिए। अब तुम दोनों कुर्सियों की पोजीशन का आंकलन कीजिए। दोनों कुर्सियां वही हैं, दोनों कुर्सियां वही हैं, उन पर बैठने वाले शख्स वही हैं, उन पर बैठने वाले शख्स वही हैं, लेकिन मेज दोनों के लिए नई है, लेकिन मेज दोनों के लिए नई है। आपके द्वारा किया गया आंकलन मेज के महत्व की कहानी कहेगा। अब अधिकारी बाबू सा और बाबू अधिकारी लगेगा, अब अधिकारी बाबू सा और बाबू अधिकारी लगेगा। अध्यापक के लिए मेज का विशेष महत्व होता है, कि अध्यापक के लिए मेज का विशेष महत्व होता है। मेज ही वह पवित्र स्थान है जहां अध्यापक को हिटलर बनाने वाला, निकम्मे छात्रों को सुधारने वाला गोल चिकना डंडा रखा रहता है, कि गोल चिकना डंडा रखा रहता है और छात्रों को अनुशासन में रहने की चेतावनी अपने आप अनकही कहता रहता है। मेज का महत्व तो साफ नजर कीजिए, कि मेज का महत्व तो साफ नजर कीजिए। इतिहास, वैज्ञानिक प्रगति, साहित्यिक उन्नति, पंचवर्षीय योजनाएं, ध्यान चाहता हूं कि मेज का महत्व तो साफ नजर कीजिए। इतिहास, वैज्ञानिक प्रगति, साहित्यिक उन्नति, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब मेज की छाती पर रची गई रचनाएं, ये सब मेज की कुर्सी पर नहीं, मेज की छाती पर रची गई रचनाएं। तो फिर हम सब मेज के गुण क्यों नहीं गाएं? तो फिर हम सब मेज के गुण क्यों नहीं गाएं? तो फिर हम सब मेज के गुण। राम रतन जी यादव मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे आप गीतकार, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, मेरे मुझे सुनने आए हैं। पंकज कुमार जी खरे बहुत अच्छे मेरे मित्र, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और एक दो मैं काव्य रचनाएं आपके समक्ष रखता हूं, व्यंग्य रचनाएं आपके समक्ष रखता हूं मित्रों। अगली कविता का शीर्षक है गधा और बाप। के इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने प्रार्थी की अर्जी में बाप वाले खाने को खाली देख प्रार्थी से पूछा बाप का नाम। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने प्रार्थी की अर्जी में बाप वाले खाने को खाली देख प्रार्थी से पूछा बाप का नाम। प्रार्थी बोला श्रीमान, जब करना है मुझे काम तो किस काम का है बाप का नाम? जब करना है मुझे काम तो किस काम का है बाप का नाम? कोई भी बाप का क्या है कोई भी बनाया जा सकता है, कि बाप का क्या है कोई भी बनाया जा सकता है। और मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाया जा सकता है, मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। अगर आप हमें ये नौकरी दे देंगे, अगर श्रीमान आप अगर ये नौकरी हमें दे देंगे तो हम तो आपको ही बाप मान लेंगे और बाप वाले खाली खाने में आपका ही नाम डाल देंगे, बाप वाले खाली खाने में आपका ही नाम डाल देंगे। एक और व्यंग रचना देखें और शीर्षक है उसका बेरोजगारी। कि तेज रफ्तार से आती हुई कार से एक युवक टकरा गया, कि तेज रफ्तार से आती हुई कार से एक युवक टकरा गया,
टांग टूटी फिर भी उसे मुस्कुराता हुआ देख कार ड्राइवर का सर चकरा गया। फिर भी उसे मुस्कुराता हुआ देख कार ड्राइवर का सर चकरा गया। युवक कराहता हुआ बोला, श्रीमान तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा। टांग टूटी है उसकी, करा रहा है, फिर भी एहसान मान रहा है कि श्रीमान तुम्हारे इस एहसान का मैं कैसे बदला चुका पाऊंगा, और जब तक जिंदा रहूंगा निश्चिंत तुम्हारे गुण गाऊंगा। भाई साहब एमए पास हूं, भाई साहब एमए पास हूं, 6 साल से बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं मिली। भाई साहब एमए पास हूं, 6 साल से बेरोजगार हूं, नौकरी नहीं मिली, लेकिन अब मेरी किस्मत सुधर जाएगी। अरे नौकरी ना मिली से ना सही, इस टूटी टांग के सहारे कम से कम भीख तो मिल जाएगी, कम से कम भीख तो मिल जाएगी, कम से कम भीख तो मिल जाएगी। मित्रों, बहुत सरकार हमारे देश में आई, महंगाई किसी पर नहीं रुकी। पूर्व की सरकार ने तो कई बार महंगाई पे चुनाव लड़ा, गरीबी हटाओ पे चुनाव लड़ा, गरीब नहीं हटे और गरीब होते चले गए। देश की आज स्थिति माफ करना, यूं जरूर 2 4 5 अच्छे काम हुए हैं, लेकिन जब तक महंगाई पर कोई बात नहीं बने तब तक बेकार है। एक और अगली व्यंग रचना देखें। अभी मुझे किसी मित्र ने, शायद एडमिन हो या उनके कोई हो, उन्होंने घड़ी दिखाई थी, यानी घड़ी का टाइम हो गया था। मित्रों, आपके पटल का टाइम बिल्कुल आध घंटे है। आपकी एडमिन से मैंने परमिशन ले ली थी कि मैं जब तक चाहूँ, उन्होंने 1 घंटे का परमिशन मुझे दे दिया है। मैं फिर भी, मेरा गला खराब होने के बावजूद मैं ऊपर पढ़ रहा हूँ। मेरे मित्र आए हैं, इनके स्वागत में, जब तक मुझे सुनेंगे मैं आपको सुनाऊंगा। अगली व्यंग रचना का शीर्षक है पत्नी और सरकार। कि पति दफ्तर से आकर पत्नी से बोले मुस्कुराकर, ये सजधज ये श्रृंगार क्या इरादा है सरकार। कि पति दफ्तर से आकर पत्नी से बोले मुस्कुराकर, ये सजधज ये श्रृंगार क्या इरादा है सरकार। पत्नी ने पति की बातें सुनकर उनसे बोली रुहासी होकर कि अजी हमें कुछ भी कहते रहिए पर सरकार मत कहिए। व्यंग देखना साहब, कि अजी हमें कुछ भी कहते रहिए पर सरकार मत कहिए। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी रोज अखबार पढ़ते हैं, और सरकार कैसी होती है हम सब समझते हैं। सरकार कैसी होती है हम सब समझते हैं। खबरदार भविष्य में यदि आप हमें सरकार कहकर बुलाएंगे, कि खबरदार भविष्य में यदि आप हमें सरकार कहकर बुलाएंगे तो आप ही पछताएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके हाल इस हिंदुस्तान जैसे हो जाएंगे, आपके हाल इस हिंदुस्तान जैसे हो जाएंगे, आपके हाल इस हिंदुस्तान जैसे हो जाएंगे। एक और व्यंग रचना मैं आपको देता हूं, 2 व्यंग रचनाएं और देता हूं, उसके बाद अगर समय बचता है तो मैं 1 आध 2 मुक्तक आपको और सुनाता हूं। अनीता शर्मा बहन हमसे जुड़ गई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगली रचना का शीर्षक है शुद्ध हास्य की रचना। आप देखें, व्यंग भी है उसमें, और रचना का शीर्षक है बहुमत। कि एक नेता के लाडले का परीक्षा परिणाम आया, कि एक नेता के लाडले का परीक्षा परिणाम आया, पूरा का पूरा अखबार छान मारा पर रोल नंबर नहीं पाया। पूरा का पूरा अखबार छान मारा पर रोल नंबर नहीं पाया। फिर भी नेताजी ने बड़ी दरिया दिली दिखाई, और अपने इलाके के हर घर में मिठाई बंटवाई, मिठाई वितरण की बात को सुनकर हमारा सर चकराया, और मिठाई वितरण के राज के जानने को हमने उनसे फोन मिलाया। हमने कहा नेताजी आपका लाडला परीक्षा में हो गया है फेल, फिर भी क्यों मचा रखी है आपने मिठाई की रेलम पेल, नेताजी हंसे और हंसकर बोले कि श्रीमान मेरे लाडले ने परीक्षा में फेल होकर के भी नाम कमाया है, और उसने देश की राजनीतिक परंपराओं को बखूबी निभाया है। उसकी कक्षा के 50 छात्रों में से 40 छात्र हो गए फेल,
केवल 10 छात्रों का अल्पमत पास हो पाया है, केवल 10 छात्रों का अल्पमत पास हो पाया है। अरे चुनाव परिणाम में ना सही तो ना सही, परीक्षा परिणाम में तो मेरे लाडले का बहुमत आया है। परीक्षा परिणाम में तो मेरे लाडले का बहुमत आया है। परीक्षा परिणाम में तो मेरे लाडले। एक और आपको व्यंग रचना देता हूं मित्रों। अभी हमारे राजस्थान के एसएन सुब्बाराव गांधीवादी नेता थे, पद्मश्री जिनको मिला हुआ था, और वो विनोबा भावे, कृपलानी जैसे सर्वोदय नेताओं के साथ वो काम करते थे। उन्होंने इनसे सबसे मिलकर के हमारा जो चंबल का क्षेत्र था, जो ग्वालियर, मुरैना, कोटा वोटा, ये पूरा जो क्षेत्र था दस्यु पीड़ित था, यानी डकैतों से प्रभावित था। इन लोगों ने उन डकैतों को समझाया कि भाई आप अपनी समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाओ, और वो लोग मान गए। सरकार की और उनकी मध्यस्थता की, सरकार में समझौता कराया, उनके सारे केस माफ हो गए। लेकिन वो इतने लोकप्रिय थे क्योंकि वो गरीब को नहीं सताते थे डकैत, तो उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कल्पना की कि एक डकैत अगर चुनाव जीत जाता है और एमएलए बन जाता है, उसके क्या अनुभव होते हैं। एक मेरी प्रतिनिधि रचना जिसको सबसे ज्यादा मंचों पर सुना गया है, आपके समक्ष रखता हूं। कि बागी जीवन को छोड़, डकैत जीवन, बागी जीवन, कि बागी जीवन को छोड़ राजनीति की ओर मनमोड़ वो एमएलए का चुनाव लड़ गए, यानी कि अपनी पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदियों से भिड़ गए। जब आया चुनाव परिणाम, शेर सिंह भूतपूर्व बागी वर्तमान में एमएलए पड़ गया उनका नया नाम। शेर सिंह भूतपूर्व शेर सिंह भूतपूर्व बागी वर्तमान में उनका पड़ गया एमएलए, पड़ गया उनका नया नाम। एमएलएशिप की 1 साल पूरी होने पर आयोजित समारोह में हमको बुलावा आया, हम पहुंचे, उन्होंने लपक कर हमने हाथ मिलाया। हमने एमएलएशिप की 1 साल पूरे होने की हजारों दी उनको बधाइयां। बाँछें उनकी खिल उठी, मूछें लेने लगी अंगड़ाइयां। हमने कहा श्रीमान, पूर्व के बागी जीवन और वर्तमान के राजनीतिक जीवन में कुछ तो अंतर बताओ। कि श्रीमान, पूर्व के बागी जीवन, पूर्व के डकैत जीवन और वर्तमान के राजनीतिक जीवन में कुछ तो अंतर बताओ, और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कराओ। वे हंसे और हंसकर बोले कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वे हंसे और हंसकर बोले कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जनता को हम पहले भी लूटते थे, जनता को हम आज भी लूटते हैं, जनता को हम पहले भी लूटते थे, जनता को हम आज भी लूटते हैं। और फर्क पड़ा है तो केवल इतना पड़ा है कि पहले हम रात में लूटते थे, अब हम दिन दहाड़े लूटते हैं। फर्क पड़ा है, अंतर पड़ा है तो केवल इतना पड़ा है कि जनता को हम पहले रात में लूटते थे, अब हम दिन दहाड़े लूटते हैं। हमें पहले कहा जाता था दस्यु सम्राट, पहले हमें कहा जाता था दस्यु सम्राट, लेकिन आज हमें कहा जाता है युवा हृदय सम्राट। लेकिन आज हमें कहा जाता है युवा हृदय सम्राट। हमें गम है तो एक बात का कि हमने 20 वर्ष बागी जीवन में कष्ट के व्यर्थ ही बिताए। अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए, अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए, अरे हम राजनीति में पहले ही क्यों नहीं आए। मित्रों, आप 6 की संख्या में हैं। मैं समझता हूं कि इनके पटल का जो समय है उससे मैं 18 मिनट ज़्यादा पढ़ गया हूं। आप अगर चाहें तो एक आध मुक्तक मैं आपके समक्ष और रख देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। एक मेरा बहुत प्रसिद्ध मुक्तक है माँ के ऊपर, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। विश्व की समस्त माँओं को प्रणाम करता हूँ। हरीश शुक्ला जी देश के सर्वश्रेष्ठ मंच संचालक और बहुत अच्छे गीतकार हमारे समक्ष हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि आप पूर्व सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूँ।
कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, कि गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती, और फरिश्ते की तरह जुमात दुनिया में जिया करती, फरिश्ते की तरह जुमात दुनिया में जिया करती। ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे, ये दुनिया पूजती माँ को कि जो तूफान के आगे, चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, चिरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करती, गृहस्थी के गमों को मुस्कुरा कर जो पिया करती। एक और इसके साथ में पढ़ता हूँ, उसे अच्छा भी लगता है। इन दो मुक्तक के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने का पाठ किया ही नहीं। दूसरा मुक्तक में माँ गंगा, एक दूसरी माँ हमारी सबकी माँ है, माँ गंगा के श्री चरणों में रखता हूँ। कैसी है हमारी माँ गंगा, उस गीत को याद रखना जो एक फिल्म में आया था कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैंने इस गीत का विरोध किया है और इस मुक्तक में उसको लिखा है कि किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा, किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। न हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा, न हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा। कि जुबानें खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी, जुबानें खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी। नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा, नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा। किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। मित्रों, और आगे बढ़ता हूं, और चूंकि ये पटल एक हमारी बहन चलाती हैं और उनके बहाने मैं अपने वो दो मुक्तक दो घनाक्षरी छंद रख देता हूं। डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी जैसी बेटियों की वंदना मैं करना चाहता हूं। दो छंद आपके समक्ष रखता हूं कि हमारे भारतीय संस्कृति की मूल आधार स्तंभ हमारी यहाँ की नारियां रही हैं, हमारी इस भारत माता की बेटियां रही हैं। उन बेटियों की वंदना में दो घनाक्षरी छंद आपके समक्ष रखता हूं कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली मानवा हया का चलचित्र बनी बेटियां ऐसी होती हैं हमारे देश की बेटियां कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली मानवा हया का चलचित्र बनी बेटियां। और बैरियों के हाथ मातृभूमि को गंवाने पर, कि बैरियों के हाथ मातृभूमि को गंवाने पर लक्ष्मीबाई बन के विचित्र बनी बेटियां। कि दोस्त कौरवों का संहार करवाने हेतु, कि दुष्ट कौरवों का सर्वनाश करवाने वाली द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां। कि द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां। और अस्मिता पे उंगली उठी तो आग में उतर, के अस्मिता पे उंगली उठी तो आग में उतर। सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां, सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां। मैं समझता हूं कि हाँ, हमारी ज़्यादातर हमारी 50-50 का रेशो है। कई हमारी बहनें भी जुड़ी हैं और भाई भी जुड़े हैं। मैं बहनों की वंदना में एक और छंद रखता हूं कि पावन पवित्र
प्रेम पथ अपनाती है तो मीरा जैसा अटल विश्वास गढ़ लेती है। मैं राजस्थान का हूं, मुझे बड़ा फक्र है अपने ऊपर। राजस्थान की भूमि ने वीर भी दिए और भक्त भी दिए, स्वामी भक्त भी दिए। मीरा जैसी एक भक्तिमती नारी दी हमारे इस राजस्थान ने। मैं उसकी वंदना इस पहली 2 पंक्तियों में कर रहा हूं कि पावन पवित्र प्रेम पथ अपनाती है तो मीरा जैसा अटल विश्वास गढ़ लेती है और निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी। मैं ब्रजभूमि का हूं, मैं अपनी ब्रजेश्वरी राधे श्री राधे को नमस्कार करता हूं और उनकी याद करता हूं कि निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी हर घर मंदिर निवास गढ़ लेती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी करने को, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी। गुस्ताख हिंदुस्तानी मेरा एक और लाडला गीतकार गजलकार हमारे समक्ष है। मैं प्रणाम करता हूं भाई को। हरी शुक्ला जी मुझे सुन रहे हैं, सरोजनी तन्हा मुझे सुन रही है, रेणु उपाध्याय, यही चेहरा देख करके तो मैं रेणु बहन मेरी आई है मथुरा से, बहुत सबसे नज़दीकी अगर श्रोताओं में है तो इस समय रेणु उपाध्याय बहुत अच्छी सुरीले कंठ की धनी कवित्री है। मैं आपको प्रणाम करता हूं बहन कि ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी करने को अनुसुईया जैसा प्रयास गढ़ लेती है, अनसुईया जैसा प्रयास गढ़ लेती है और यमराज के समक्ष सतीत का सवाल हो तो, कि यमराज के समक्ष पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र नारी हमारे देश में पैदा हुई सावित्री, जिसने अपने पति को सत्यवान को यमराज से छुड़ा लिया। मैं उसकी वंदना कर रहा हूं कि यमराज के समक्ष कि ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी करने को अनुसुईया जैसा प्रयास गढ़ लेती है और यमराज के समक्ष सतीत का सवाल हो तो सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं, सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं, सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं। लेकिन मित्रों, इनसे भी बढ़कर हमारे राजस्थान में एक और नारी हुई, मैं उसकी भी वंदना करना चाहता हूं। और बड़ी श्रद्धा के साथ जिसका नाम लिया जाता है धाय मां पन्ना धाय, उस पन्ना धाय की वंदना करना चाहता हूं। मित्रों, हम जब राजस्थान की बात आती है, हमारे जवान पर जब राजस्थान आता है तो सीधा महाराणा प्रताप हमें याद आते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने वाली, महाराणा प्रताप के जन्म देने की परिस्थितियां पैदा कर देने वाली उस मां पन्ना धाय को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने अपने पुत्र चंदन को अपने देश के लिए बलिदान कर दिया, अपने राजकुमार को बचाया, राजकुमार की जगह उसको सुला दिया। बलवन आया और उसने अपने आंखों के सामने उस बलवन को तलवार से काटते हुए देखा, उस बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को। कितनी कठोर छाती वाली, दिल वाली वो महिला होगी जिसने अपने बेटे को कटते हुए देखे लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए। अपनी वतन परिस्थिति की एक अनूठी निशानी, अनूठी मिसाल। आज कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी आ गए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनीता शर्मा बहन हमें लगातार सुन रही हैं। हरीश शुक्ला भाई साहब हमारे बहुत अच्छे गीतकार, बहुत श्रेष्ठ संचालक हमें सुन रहे हैं। रेणु उपाध्याय बहन भी मुझे सुन रही हैं। बाकी सत्यनारायण तिवारी जी भी हमें सुन रहे हैं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और ये कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना करके, समय भी अब तो 6 से 6 बजने वाले, 1 मिनट का समय, तो मैं पन्ना धाय की वंदना करना चाहता हूं कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता। कौन पूछता? राणा प्रताप नहीं होते तो हल्दी घाटी पर कौआ रेंकते। आज वो पूजनीय माटी है। वियतनाम के राष्ट्रपति आए दिल्ली में, बोले कि हम तो राणा प्रताप की समाधि पे चलेंगे। दिल्ली में राणा प्रताप की समाधि नहीं है साहब। बोले जी आपको तो वहीं चलना पड़ेगा, उदयपुर के पास, तो वहीं चलेंगे।
वहाँ आए। 2 बड़े बड़े बैग राष्ट्रपति जी ने कहा कि आप ऐसा करिए अपने असिस्टेंट से कि 2 बैग भर लो इस माटी के। वहाँ पत्रकार थे कि आप इसका क्या करोगे साहब? कि मैं इसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे वियतनाम में बिखरवाऊंगा, जिससे हमारे यहाँ भी कोई राणा प्रताप पैदा हो जाए, महाराणा प्रताप पैदा हो जाए। ऐसे वीर बलिदानी को, श्रेष्ठ बलिदानी को हम इस भारत हिंदुस्तान को देने वाली वो पन्ना धाय की मैं वंदना कर रहा हूं कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता, और श्री राम का कोई वंशज ना वन में पीड़ा सहता, ना कोई झाला होते, ना कोई सूरी हकीम होते, ना कोई पूजावन अकबर की राह में कांटे बोते, और हल्दी घाटी पर भालों की साएं साएं नहीं होती। कि हल्दी घाटी पर भालों की साएं साएं नहीं होती, और राणा प्रताप ना होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। राणा प्रताप ना होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। और हमारे महाराणा प्रताप कैसे हैं, अंतिम 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में। ऐसे थे महाराणा प्रताप, शौर्य के प्रतीक। कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में, और तलवारों को ढालता सूरज खुद अपने अंगारों में। तलवारों को ढालता सूरज खुद अपने अंगारों में, और आस पास के सूरवीर जो दंभ जवानी भरते थे। कि आस पास के सूरवीर जो दंभ जवानी भरते थे, और राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे। राजीव जी प्रखर मुझे सुन रहे हैं। राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे। क्योंकि राजीव जी प्रखर आए हैं, एक मुक्तक राजीव जी के सम्मान में मैं पढ़ के अपने काव्य पाठ को पूरा करता हूं साहब। निवेदित गला खिचखिच कर रहा है साहब। इस मुक्तक के माध्यम से मैं उन आतंकवादियों को ललकारता हूं, देशद्रोहियों को ललकारता हूं, दीप सिद्धू जैसे देशद्रोही को ललकारता हूं जो मेरे राष्ट्रीय तिरंगा का अपमान कर देता है। कि स्वाभिमान अभिमानी का, आनंद कुमार मित्तल जी हमें सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। राजीव प्रखर जी बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, नाम सुना है आपका हमने। मैं आपके श्री चरणों में एक मुक्तक ओवर टाइम के बाद पढ़ रहा हूं कि स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है। पूरे काव्य पाठ के दौरान 12 की संख्या नहीं हुई साहब, और जब समाप्ति की ओर है तो ये सो चल रहे हैं ना, वो सो छूटे हैं, अन्य कवियों के सो छूटे हैं, और आप मेरी तरफ आए हैं तो मैं आपको 4 पंक्तियां जरूर सुनाऊंगा। कि स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है। कि स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है, और देशद्रोही आतंकी का क्या सभ्य कर्म हो सकता है। कि देशद्रोही आतंकी का क्या सभ्य कर्म हो सकता है। कि चांदी के सिक्कों की खातिर जो खुद को ही बेच रहे। कि चांदी के सिक्कों की खातिर जो खुद को ही बेच रहे, और जय चंदों के दिल में कोई मर्म नहीं हो सकता है। कि जय चंदों के दिल में कोई मर्म नहीं हो सकता है, और स्वाभिमान अभिमानी का कुल धर्म नहीं हो सकता है। कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे सामने हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, और आप आए हैं तो आपको भी मैं एक मुक्तक आपकी सेवा में रखता हूं, और उसके बाद निश्चित रूप से मैं अपने इस काव्य पाठ को विराम दूंगा। क्योंकि सुरेंद्र सागर जैसे देश के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े पटल संचालक, बहुत अच्छे गीतकार, जिनके रोजाना हम वीडियोस देखते हैं अपनी फेसबुक पर, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। रेणु उपाध्याय बहन भी
मथुरा से हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। हरी शुक्ला जी हैं, राजीव प्रखर जी मुरादाबाद से हमसे जुड़ गए हैं। मुरादाबाद के लोटे बहुत प्रसिद्ध होते हैं साहब, बिना पैंदे के लोटे मुरादाबाद में बनते हैं। हमारे बहुत पुराने समय में मुरादाबाद के एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, भोंपू नाम के हास्य कवि, मेरे संग खूब मंचों में पढ़ाया उन्होंने, डी में कई बार आए वो। एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं और उसके बाद अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं। हम कोई भी काम करें, राजीव जी प्रखर साहब जैसे बड़े साहित्यकार, सुरेंद्र जी जैसे बड़े साहित्यकार, भाई हरी जी शुक्ला जैसे बड़े गीतकार और श्री संचालक के समक्ष मैं पढ़ रहा हूं। मेरी रेणु उपाध्याय बहन भी मुझे सुन रही हैं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अंतिम मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। हम कोई भी काम करें अनमने मन से नहीं करें, आधे मन से नहीं करें, हम पूरे मन से इस काम को करें। गुस्ताख हिंदुस्तानी जैसा एक गजलकार मुझे सुन रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि दुर्बल मन से कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हैं, कि दुर्बल मन से कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हैं। और लगन लगी हो मन में आखिर नभ को भी छू सकते हैं, कि लगन लगी हो मन में आखिर नभ को भी छू सकते हैं। कि हिम्मत से करने पर वांछित सब परिणाम मिला करते, कि हिम्मत से करने पर वांछित सब परिणाम मिला करते, और करने से ही मालूम पड़ता हम क्या क्या कर सकते हैं, कि करने से ही मालूम पड़ता हम क्या क्या कर सकते हैं। और दुर्बल मन से कठिन काम को कभी नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आज ये मेरा काव्य पाठ पूरा नहीं होगा। एक और हमारे क्षेत्र की हस्ती, साहित्यिक हस्ती, बहुत बड़े गीतकार भाई नानक चंद जी शर्मा नवीन हमें दिखाई दिए हैं। मैं प्रणाम करता हूं। और आप चूंकि उपस्थित हुए हैं पहली बार, एक डेढ़ साल में मैंने, ये मेरा 165वां पटल पर ऑनलाइन काव्य पाठ है। 65वां है आज तक नहीं हुए। आज आए हैं, आज आपने कृपा में मेरे पर बरसाई है। एक बार आप मुझे दिखाई पुनः दे जाए एक कमेंट के द्वारा, जिससे मेरी एक हौसला अफजाई हो जाए। आदरणीय नानक चंद जी नवीन, जो कि बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं हमारे क्षेत्र के कैथवाड़ा के, मैं आपको प्रणाम करता हूं और एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। हमारे पास तीन चीज होती है साहब, एक तन होता है, एक मन होता है, एक धन होता है। कौन सा तन श्रेष्ठ होता है, कौन सा मन श्रेष्ठ होता है और कौन सा धन श्रेष्ठ होता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, वो सब चीज आप जानते हैं। लेकिन मैंने मुक्तक में बांधने की कोशिश की है। कोई इसको दोहे में कहता है, कोई इसको चौपाई में कहता है, मैं एक मुक्तक के माध्यम से कहता हूं। निवेदित कि मदद करे जो दीन दुखी की, धन्य वही धन होता है। कि मदद करे जो दीन दुखी की, धन्य वही धन होता है। और काम क्रोध मद लोभ न जिसमें, धन्य वही मन होता है। कि काम क्रोध मद लोभ न जिसमें, धन्य वही मन होता है। कि मोह माया का बंधन तोड़े वो ही सच्चा मानव है। कि मोह माया का बंधन तोड़े वो ही सच्चा मानव है। और मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, कि मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, धन्य वही तन होता है। कि मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, धन्य वही तन होता है। और मदद करे जो दीन दुखी की, धन्य वही धन होता है। मित्रों, 1 घंटा 9 मिनट ओवर हो गया हूं मैं।
मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सरोजनी तन्हा बहन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे रचनाकार को अपने इस शानदार पटल पर आमंत्रित किया। उसके बाद राजीव जी प्रखर, गुस्ताख जी हिंदुस्तानी, अपने सुरेंद्र जी सागर बहुत अच्छे, सरोजनी तन्हा जी, हमारी रेणु उपाध्याय बहन मथुरा से, हमारे श्री कृष्ण भारद्वाज मथुरा से, हमारे गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति के कारण मैं ये काव्य पाठ कर पाया। मैं आप सबको बहुत बहुत, सत्यनारायण जी तिवारी उपस्थित हुए थे, आदरणीय रूपचंद जी शास्त्री, डॉक्टर रूपचंद जी शास्त्री बहुत बेहद तगड़े दोहे के तो मर्मज्ञ हैं, उनसे ज़्यादा दोहे किसी ने नहीं लिखे। मैं ऐसे सब साहित्यिक हस्तियों को मैं प्रणाम करता हूं और अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं। आप सबको बड़ी विनम्रता के साथ विदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।